कहते हैं आप पुरानी चिट्ठियां देखो तो ठिकाने से कोई पत्र गया किसी राजा महाराजा को, तो यही कहेंगे अगर वो बड़े हैं कि महाराजा को लिख रहे हैं, लेकिन महाराजा उम्र में छोटा है, भतीजा लगा रिश्ते में, तो वो कहेंगे मानवासी चिट्ठी लिखी ढूंढी। ज्यादातर टॉड के जो कागज हैं, कागज से मेरा मतलब चलिए सही शब्द बोल देते हैं, जो इनसे संबंधित जितने भी दस्तावेज थे वो तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो तो शायद खुले भी नहीं है। कोई विद्यार्थी चाहेगा, शोधार्थी चाहेगा तो शोधार्थी के लिए वो खोल दिए जाएंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का तरीका था, अब जहां भी वो है उसको बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जितने उनके अफसर थे उनको कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र की कहानियां, वहां के आबो हवा के बारे में, वहां के पेड़ पौधों के बारे में जो आपको सूचना मिलती है इकट्ठी। टॉड ने लिखा है, दिस इज फरवरी 1821 की चिट्ठी कि भाई मुझे माफ करो, बहुत समय हो गया, मैं दूसरी चीज में व्यस्त था और भी चीजें लिखी। फिर कहता आप विश्वास नहीं करोगे पर 3 साल हो गए और मैंने अपने माता पिता को, पेरेंट्स को चिट्ठी नहीं लिखी। पार्लियामेंट में भी यह बात आई, टॉड ने कुछ जो चीजें लिख ली थी उनका अनुवाद भी हो रहा था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, तो उस अंग्रेजी से इनकी कुछ कहानियां बांग्ला में ट्रांसलेट हुई। तो हाँ, थमा भी बार बोलो, पर मैं देख रही हूँ कि हमारे से खैर जो भी हो, उम्र से बड़ों को ठोक, बाकियों को आशीष। और भाषा के चक्कर में कहीं पढ़ लो, टॉड खुद कहते हैं, वो देखिए टॉड की क्योंकि बात हो रही है तो मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं क्या है, अंग्रेज था, इसको क्या समझे, वहां बैठ के लिखने किताब। टॉड पे भी आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, हर चीज एक एक करके वर्ग खुलेगा किताब का। लेकिन टॉड ने एक जगह पे लिखा था जिसको देख के मेरे ही हिस्ट्री के कोलिग्स कहते थे कि देखो ये प्रमाण है कि इसको नहीं आती भाषा। तो उसने कहा मेरे गुरु जैन गुरु के, तो उनको पुरानी सरस्वती भाषा भी आती है, उनको देववाणी आती है, कई चीजों अंग्रेजी में आई मडन थ्रू कि मैं किसी तरह से मैं निकल जाता। तो कह रहे देखो इसको कोई भाषा नहीं आती। अब उन्होंने बोला है बिल्कुल एक वो उस जमाने के अंग्रेज की तरह कि जैसे मैं कहूंगी कि जी आपने तो बहुत कुछ कर दिया, कि छोटी सी चीज है, क्या है। तो हम इस छोटी सी चीज जो वो है उनको जरा सा समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से हम सबकी जो एक तरह से एक इंट्रोडक्शन होता है टॉड के लिए, वो यही होता है कि एक अंग्रेज था, यहाँ आया, लिख गया, ज्यादातर गलत लिख गया। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कुछ चीजें उसकी ऐतिहासिक धरे पे सही बैठती हैं, कुछ अतिशोक्ति हैं, कुछ गलत हैं। हम गलती को पहले पकड़ लेते हैं कि he has written that मीरा was the wife of कुम्हार। अब उसके पास कौन सी इंसाइक्लोपीडिया थी, जिसके पिता नील की खेती, पिता और चाचा नील की खेती के संदर्भ, तो इनके दोनों मामा ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में भारत में थे। बच्चा बड़ा होता है, क्या करना है, फौज में भेजना है, कहाँ भेजना है, उनको भारत भेज दिया। आई थिंक 1785 का जन्म है। मैं कई बार मैं इतिहासकार होते हुए तिथियों पे ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि लोगों को लगता है ना तिथि तो बहुत बोरिंग है, और वह काल समझना चाहिए। 17 साल का जेम्स कलकत्ता पहुंचा। प्रारंभिक वर्षों में क्या क्या हुआ वो इतना उसके बारे में जानकारी भी कम है, लेकिन हमारे लिए भी हम जब फिल्म की तरह फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने भारत के बारे में सीखा, समझा, बहुत कुछ अज्ञानता रही होगी, हो सकता है बांग्ला सीखी हो सकता है नहीं सीखी हो। उनको सिंधिया के साथ डेब्यूट भी किया गया, अंग्रेजों के साथ ही। तो मतलब एक जूनियर है, वो जूनियर सीखता सीखता बहुत कुछ सीख रहा है। जो उनको कार्य दिया जाता है, सबसे पहले वो राजस्थान जब आए हैं, किसी भी राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में, वो शायद 1817 की बात, लेकिन उससे पहले वो एक बार इस एरिया से गुजरे, एग्जैक्टली कहां से देखना। इस दौरान जो उनका ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम है बिल्कुल इतिहास का नहीं है, उनकी कोई डिग्री इतिहास में नहीं है। जितना एक व्यक्ति 17 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़ लेता है वो उनकी पढ़ाई होगी, और वो भी किसी लंदन जैसे शहर में नहीं थी,
अपने क्षेत्र में। तो काम उनको क्या क्या दिया गया, उन दिनों नक्शे बन रहे थे मानचित्र, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उनको बोला गया कि तुम नक्शे बनाओ, वो बनाए। जासूसी भी एक तरह से, वैसी जासूसी नहीं लेकिन इंटेलिजेंस विभाग के लिए उन्होंने काम किया। तो जो भी उनको बोला होगा तुम जाके ये सूचना लाओ, वो सूचना का काम किया। इस तरह से जो उस समय का अंग्रेजों का भारत को समझने की कोशिश कर रहा है, उसमें इनका जहां जहां इनको बोला गया काम करो कर। अब गणित आप खुद ही लगा लो कि 17 साल की उम्र में भारत आते हुए 1818 में वो राजस्थान तत्कालीन तक समय का राजपुताना में वो नियुक्त किया जाता है। क्या रोल है? अंग्रेज अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क बना रहे हैं, तो हमें गवर्नर जनरल तो है। अब हर जना तो ना तो गवर्नर साहब के पास ही जाते हैं, तो गवर्नर जनरल तो और भी दूर की बात है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उत्तरदायित्व किस पे है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद या नरेश के प्रति इनका कुछ नहीं है। इनकी खुद की जो ऑफिस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इनकी जवाबदेही उनके लिए है। तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम, अपने देश की प्रतिनिधि नहीं है, देश के लिए काम कर रही है। आप लोग इतिहास पढ़ते भी हो, नहीं पढ़ा तो इस बकरे को भी खोल लेना कि भाई उस समय क्या हो रहा था। तो ये किस पोस्ट पे आते हैं? रेजिडेंट। और बाद में जयपुर में भी रेजिडेंट रहे, जो वर्तमान में राजमहल होटल है जयपुर का, जो पुराना माझी का बाग था, वहां पे रेजिडेंट रहे हैं। अंतिम रेजिडेंट भी वही रहा, उसके बाद बिल्डिंग ले ली गई। तो पर वो सिर्फ एक जगह के रेजिडेंट नहीं थे, वो रेजिडेंट फॉर द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपुताना थे। वो कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब क्या करना है ये तो अभी सर भी बताएंगे कि जब शुरू में ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में बहुत कुछ बता दिया जाता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में कोई चीज करते हो तो फिर आपको ही फैसला करना होता है। और इनकी तो बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ा पौधा है। आप तो रोजमर्रा में ही देखो कि आपको कहा जाएगा ये चीज करो, वो चीज नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश। आपको यहाँ से जाना है गणेश जी के मंदिर तक, जो बहुत लंबा रास्ता है, रास्ते में किसी कारणवश अपना रोड ब्लॉक हो रहा है क्योंकि कोई वीआईपी मूवमेंट है, तो आपको खुद ही फैसला करना है ना, आप क्या करोगे? गलियों से जाओगे, नहीं जाओगे, कहीं और से वो चीज आओगे। ये सारे निर्णय टॉड को करने पड़े थे। किस संदर्भ में? उस समय का राजपुताना क्या था। उस समय ट्रीटीज हो चुकी थी, जो संधियां हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तकरीबन सब हो चुकी थी, सारी नहीं। 1803 में अलवर के साथ, भरतपुर के साथ ये चली है, और 1823 में शायद जाके, अच्छा मेरी सिरोही के साथ, मेरी तिथियां गलत हो सकती है, मैंने पहले ही कहा ना कि मैं उस पर तवज्जो कम देती हूँ, वैसे इतनी गलत भी नहीं होंगी, लेकिन हो तो हाथ ऊपर करके बिल्कुल उसी वक्त बोल दो। और खासकर अगर मैं कहूँ 2123 में तो फिर तो बिल्कुल ही। तो इनका एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी या आप कह लो ब्रिटिश राज, हालांकि ब्रिटिश राज नहीं है, और जितने ये रियासत हैं इनकी जो संधियां हैं उसके बारे में, या संधि नहीं भी है उसके बारे में बातचीत। जो 1818 में मेवाड़ के साथ, मुंडार के साथ ये जो सारी संधियां हो रही हैं, ये इन्हीं के काल में हो रही है। तो वो एक तरह से वो बिजनेस टाइप चीज है। पर समय कुछ ऐसा है, समय तो हमेशा ही अजीब सा होता है। उन रियासतों के जो महाराजा, महाराणा, महाराव हैं, उनका अपने सामंतों के प्रति जो एक रिलेशनशिप है वो कई जगह इनफॉर्मल है। ये रणवीर सिंह जी डोटोट कहते थे, कहते हैं आप पुरानी चिट्ठियां देखो तो ठिकाने से कोई पत्र गया किसी राजा महाराजा को, तो यही कहेंगे अगर वो बड़े हैं कि महाराजा को लिख रहे हैं, लेकिन महाराजा उम्र में छोटा है, भतीजा लगा रिश्ते में, तो वो कहेंगे माधवासी। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बाद जो एक हम लोगों को स्कूल में फॉर्मल वो पढ़ाया जाता था, जो अपने ही बोलते हैं आई बेग टू रिमेन योर ओबीडिएंट सर्वेंट, तो काको सा तो बढ़ गए चागर। ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उस बदलाव को एक फॉर्मल रूप देने के लिए
टॉड उसमें भी काम कर रहे हैं और चीजों में भी कर रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ आए। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बाद में मैंने एक चिट्ठी लिखी ढूंढी। ज्यादातर टॉड के जो कागज हैं, कागज से मेरा मतलब चलिए सही शब्द बोल देते हैं, जो इनसे संबंधित जितने भी दस्तावेज थे वो तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो तो शायद खुले भी नहीं है। कोई विद्यार्थी चाहेगा, शोधार्थी चाहेगा तो शोधार्थी के लिए वो खोल दिए जाएंगे। बाकी जो इन्होंने भारत से, राजस्थान से कृतियां जो इनको मिली, जिनका इन्होंने या तो अनुवाद कराया या ओरिजिनल था, वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में है। आपने एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर भी दिखाई थी रॉयल एशियाटिक। और जो इनका खुद का निजी रिसर्च है वो भी रॉयल एशियाटिक के पास अब है। लेकिन एक चिट्ठी जो इंडियन ऑफिस में नहीं थी, बाद में इंडियन ऑफिस के पास ये कागज चले गए थे, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिली हार्ड पेपर्स में। अजीब चिट्ठी है वो भी, मतलब शोधार्थी की तरह ही मैंने कागज खंगोल के ढूंढा कि एक टॉड लेटर है, मैंने कहा इसको मंगवा दें। उसमें एक दक्षिण भारत में कार्य अंग्रेज ऑफिसर आ जा रहा है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति, गूगल करोगे उन पे भी कुछ मिल जाएगा, आंटी गूगल से बहुत कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने टॉड को फॉर्मली लिखा कि आपने जो भी सिक्के इकट्ठे करे हैं, क्योंकि ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का तरीका था, अब जहां भी वो है उसको बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जितने उनके अफसर थे उनको कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र की कहानियां, वहां के आबो हवा के बारे में, वहां के पेड़ पौधों के बारे में जो आपको सूचना मिलती है इकट्ठी। तो कॉलिन मैकेंजी ने कहा कि आप कुछ सिक्के मिले होंगे, उनके बारे में बताइए। चिट्ठी में विलंब हो गया होगा जवाब देने में। तो टॉड ने लिखा है, दिस इज फरवरी 1821 की चिट्ठी कि भाई मुझे माफ करो, बहुत समय हो गया, मैं किसी चीज में व्यस्त था और भी चीजें लिखी। फिर कहता आप विश्वास नहीं करोगे पर 3 साल हो गए और मैंने अपने माता पिता को, पेरेंट्स को चिट्ठी नहीं लिखी। इसलिए नहीं कि मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि इन कामों में से किसको छोड़ के क्या किस। अब टॉड हमारे लिए नहीं लिख रहा है, वो एक व्यक्तिगत पत्रावली उसकी है, तो शो ऑफ नहीं कर रहा है कि 150 साल पहले कोई पढ़ेगा और कहेगा अरे वाह क्या, या कहेगा अरे धुतकारो ऐसे साथ में कि माँ बाप को चाहता है। वो कहता मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी एक काम कभी दूसरा काम। आज भी जो मेरा असिस्टेंट है उसको अर्जेंटली कोटा जाना पड़ गया है, तो मेरे पास कुछ टाइम। तो ये व्यक्ति, क्यों कहा मैंने, ये व्यक्ति इतिहासकार होने के का दावा नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि मैं राजस्थान का इतिहास लिखूंगा, उसका नाम एनल्स एंड एक्टिविटीज रखूंगा। इसको रुचि अपने दिनचर्या में, कहता चिट्ठी में और जगह पर भी है कि शायद ही ऐसी कोई गुफा होगी जो मैंने देखी और मैंने उसको या तो व्यक्तिगत तौर पे या किसी को भेज के, इनके पास लोगों की कमी नहीं है, साथ में लोग चलते थे, उसके बारे में जानकारी देंगे। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पे मैंने कोई खंडर देखा और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। शायद ही ऐसी कोई शिलालेख होगा जिसका मैंने ट्रेसिंग नहीं बनाई। तो रुचि है। अब एक तरफ तो यह है कि ये विदेशी आगे लिख रहा है, शायद ये विदेशी भी, देखिए हर तरह के लोग होते हैं। कुछ विदेशी होंगे जो यही सोच के आए होंगे कहाँ हमें गर्म देश भेज दिया, इन लोगों के कोई ना तो सभ्यता है ना कुछ है। और कुछ होंगे जो थोड़े ब्रॉड माइंडेड होंगे कि भाई क्या है, यहाँ जानने की कोशिश तो करें, यहाँ के खान पान के बारे में जानने की कोशिश तो करें। तो टॉड एक ऑलमोस्ट ओवरली प्रो इंडियन पेश आता है और उसको हम टॉड के वो 3 किताबों तक ही, मतलब एक किताब, एक वॉल्यूम के, एक एनल्स एंड एक्टिविटीज के 2 वॉल्यूम हैं और ट्रैवल्स इन वेस्टर्न के 1 वॉल्यूम ही है। तो ये 3 इनकी किताबें हैं और वहीं तक हम, अब थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। टॉड के यहाँ से जाने के बाद, और अभी भेज नहीं रही हूँ, वापस आ जाऊंगी, मैंने बोला ना फिल्म की तरह फास्ट फॉरवर्ड और फ्लैशबैक दोनों चलेंगे। टॉड के जाने के बाद मिल
के विचार भारत के बारे में जो थे उसको लेकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनः रिन्यूअल की बात आई, उनको जो ग्रांट मिला था, तो उस पर ब्रिटेन के संसद में लंबा उसके बारे में चर्चा हुई। उस चर्चा में ये बात आई जो यूटिलिटेरियन और रोमांटिक्स की बात आती है कि भाई भारत को किस तरह से इस पे शासन किया जाए। और मिल का जो था वो एक ज्यादा ट्रेडिशनल वो था कि भाई एक देश है, वो हमारे अधीन है, वहां के लोगों की सभ्यता हमारे जैसी नहीं है, क्योंकि हम जो भी है टॉट का जो पूरा वो था और वो डिस्कस हुआ है वहां की पार्लियामेंट में, इस पे बात खूब हुई है, खूब चर्चा हुई है। वो ये था कि इनका एक लंबा इतिहास है, इनकी एक लंबी सभ्यता है, इनकी इमारतें हैं जो हमारे से पुरानी हैं, तो एक तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और क्योंकि अब देखिए ये एक सियासत वाली बात बन जाती है। एक तो है कि भाई ये हमसे निम्न है इसलिए इन पर शासन करना है, इनको भाषा सिखानी है, इनको ज्ञान देना है, सब कुछ करना है। दूसरी बात क्या आती है कि ये भी हमारे टक्कर के हैं, ये हमारे जैसे हैं, तो फिर उन पे शासन आप दूसरे तरह से करोगे, वो आपके निम्न नहीं है। तो डॉट का जो ये पूरा वो था कि ये निम्न नहीं है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल उस समय रहा और वो रहेगा। तो पार्लियामेंट में भी ये बात आई, टॉड ने कुछ जो चीजें लिख ली थी उनका अनुवाद भी हो रहा था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, तो उस अंग्रेजी से इनकी कुछ कहानियां बांग्ला में ट्रांसलेट हुई। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सब जानते हैं। उनके भाई अविंद्रनाथ, उन्होंने राजकाहिनी नाम से बांग्ला में पन्नादाई की कहानी, मतलब ये सारी जो वृतांत हो चुके थे राजस्थान के इतिहास में, वो बंगाल के पब्लिक के लिए सार्वजनिक कर लिखित रूप में। बंगाल में तब तक क्या है, बंगाल में अंग्रेजों का शासन रह रहा है, तो बांग्ला भाषा में भी किताबें हैं, अंग्रेजी में हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं। मेरे बचपन तक में होता था, अभी भी आप किसी बंगालियों से पूछिए, जब दुर्गा पूजा के समय या दूसरे में भारत के एक छोर से राजस्थान आते हैं, इनको हमारी कई कहानियां कंठस्थ हैं, बचपन में सुनी थी। तो वो ट्रांसलेशन चल रही थी, वही ट्रांसलेशन फिर अन्य भाषाओं में लिए गए। पहले महाराणा सांगा की बात भी बहुत ज्यादा लोग जानते थे। वर्तमान में अगर आप खुद ही सोचो, आपसे कहा जाए कि आप 5 देश के ऐसे नायकों की बात करें, नायक नायिकाएं, तो पन्नादाई का नाम आएगा, महाराणा प्रताप का नाम आएगा। इमीडिएटली नहीं हो सकता है आप सांगा के बारे में इमीडिएटली नहीं सोच। ये भी इतिहास के हिसाब से आप देखा जाए तो ये कई बार होता है कि किसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, किसका सबसे कम। अब मैं यहाँ एक फुटनोट डालती हूँ। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि बात होती थी, चर्चा होती थी कि भारत जब आजाद हो जाएगा, जो लोग भी के नुमाइंदगी करेंगे उनमें कभी ना कभी एक मीनू मसानी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। अब आप कहोगे मीनू मसानी कौन है, नाम नहीं सुना, लेकिन उनके काल में उनके सहयोगी ये मानते थे कि मीनू मसानी इज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो इतिहास में तो कई चीजें होती है ना कि किसने कहा। एक बार रोचक चीज है, रोचक नहीं भी है, गंभीर है। मेरे को पटियाला विश्वविद्यालय ने कुछ उनके पास सीता माओ के दस्तावेज मिले थे, उसमें एक कहानी थी तोहफतुल अहबाब, मित्रों के बारे में, राजस्थानी भाषा में। तो उन्होंने मेरे को दिया कि विस्तार संक्षिप्त में कर दो ताकि हम इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म या कुछ बना रहे थे पंजाब, उसमें हम डालेंगे। अब वो क्या था, वो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई पंजाब की पूरी इतिहास की कहानी थी। और जो एक लाइन मुझे अभी याद है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इतिहास में क्या हो सकता है, उसमें है कि जब कुंवर
निहाल पैदा हुआ था, उन्होंने सोचा था रंजीत सिंह के बाद कि ये उसके कहते हैं लजूमी ने उसका उसका जो किसी ने जो हाथ देखा होगा या जो बनाया होगा, उसमें कहा था कि ये विलायत पे राज करेगा। विलायत भी नहीं, वलैत पे, क्योंकि अपना वर्ब पैसा चलता है, वलैत पे राज करेगा। और फिर वो लाइन आती है, पर वो बेचारा तो लाहौर पे भी राज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि राज अभिषेक के दिन स्नान करके हाथी पे होके रावी नदी जा रहे थे, तो ऊपर से एक पत्थर जो गिरा उसके माथे पे गिरा और वो 18 साल के नौजवान जल बसे। तो इतिहास में बहुत कुछ हो जाता है कि किसने क्या करा। तो टॉड का जो उस समय उनके बाद का प्रभाव जो है वो सिर्फ एक इतिहासकार के रूप में नहीं, ये संसद तक में इस पे बात हुई थी। अपना वापस चलते हैं। टॉड क्या है? टॉड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है। उसने अपने समकालीन जीवन के बारे में कुछ लिखा है, टिप्पणियां करी है। उसने शिक्षा के बारे में भी कहा है, क्योंकि उनकी धर्म बहन थी जो कि बूंदी की तत्काल मतलब पहले तो वो महारानी थी, लेकिन उनके काल में ही राजमाता बन गई थी, वो उनकी राखी बहन थी। तो कहते मेरी उनसे जो जितनी बातचीत हुई है वो पर्दे में थी, मैं बाहर था, लेकिन उससे मुझे मालूम है कि वो कितने, उनमें ज्ञान कितना था धर्म के बारे में, रोजमर्रा के बारे, जिंदगी के बारे में, बहुत चीजों के बारे में उनको ज्ञान था। तो एक समकालीन महिला शिक्षा पे एक टिप्पणी है, लेकिन उससे हमारे कई दरवाजे खुल जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। कपड़ों के बारे में लिखते हैं और चीजों के बारे में लिखते हैं। टॉड के साथ उनके एक शायद चचेरे भाई थे, ममेरे भाई थे, कैप्टन पैट्रिक वॉ। कभी मौका मिले तो आप ऑनलाइन ही ढूंढिए, रॉयल एशियाटिक में कुछ लाइन ड्रॉइंग्स हैं जो टॉड की सबसे पहली प्रति में छपी थी। वो लाइन ड्रॉइंग कैप्टन वॉ ने बनाई थी। तो उनके भाई उनके साथ थे, बाद में वो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई। तो जो टॉड ने देखा वो चीज पैट्रिक की नजर और कलम से अभी भी मिलता है। उसमें कुछ अलग चीजें आ गई हैं, चेंजेस इसलिए आए हैं कि बनाने वाला जो लिथोग्राफर है वो तो बैठा इंग्लिस्तान में, तो वो देख रहा है, उसको वो लाइन नहीं समझ आ रही, उसको लगता है कि ये मतलब चीन जैसा पगोड़ा बना दिया कहीं, लेकिन पैट्रिक वॉ ने बिल्कुल सही बनाए थे। तो पैट्रिक वॉ के साथ उनके गुरु जी का बहुत साथ था, और टॉड को कहीं भी कोई चीज मिलती थी जिज्ञासा के रूप में उसके बारे में वो जानना चाहते थे, लेकिन इतिहास की ट्रेनिंग कभी नहीं मिली। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इसके प्रमाण है तो इसका दूसरा पक्ष क्या है। तो आप पढ़ाने से पहले थोड़ी यही बात हो रही थी कि टॉड के बारे में हमारे मन में आता है विदेशी है, अंग्रेज है, और चलिए अब उसी में आ जाते हैं क्योंकि जबान पे वो बात आई कि इंग्लैंड में बैठ के इसने पूरा इतिहास लिख दिया। तो जैसा कि भी बताया, इनको रुचि थी, जो इनको सामग्री मिली उसकी प्रतियां ली। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में गए और क्योंकि इनको रुचि थी तो वहां के रियासत वाले भी कहते थे भाई अपने पुस्तकालय को दिखाना है, जो भी अपना है इनको इसकी प्रतियां बनाओ। और रॉयल एशियाटिक में अभी भी लिखा हुआ है कॉपीड फॉर कैप्टन, उस टाइम कैप्टन थे, कैप्टन टॉड ऑन द ऑर्डर ऑफ राजा मोहन सिंह ऑफ जोधपुर, MOUN। ये सारी चीजों को लेके वो गए, लेकिन जो बात सही है कि वहां बैठ के लिखा क्या कह रहे हैं ये। बॉस के साथ कई बार लोगों के झगड़े होते हैं, इनके भी हुए। इनका जो बॉस था वो दिल्ली में बैठा ऑक्टर लोनी था, डेविड ऑक्टर लोनी, और ऑक्टर लोनी बिल्कुल अंग्रेजियत के हिसाब से चलने वाला अंग्रेज था, टॉड नहीं थे। टॉड तब तक राजस्थानी बन गए थे, शायद किसी जगह में रहे, तो टॉड की नहीं बनी, फिर बीमारी का कहते वो गए। हो सकता है बीमार रहे हो, क्योंकि मैंने जो 1821 की चिट्ठी की बात करी उसमें भी कहा कि मैं अस्वस्थ रहता हूँ फिर भी मैं काम करता हूँ। वो भी शो ऑफ नहीं करे, उसको कहने की भी मेरी कोशिश होती है जितना कर सकूं कर। तो जब वो वापस जाने से पहले एक जगह लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, एक दिन
जब मैं सुकून से बैठ के अपने सारे जो नोट्स लिए हैं, जो अभी मेरे विचार हैं, जो मैं कहीं व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूं, उनके बारे में सोचूं और इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह तसल्ली से लिखूं। और मैं कहां लिखना चाहूंगा, ये लेखन में बात कह रहे कि कहां लिखना चाहूंगा कि यहां पर उदयपुर में एक झील है, उसके ऊपर ना पिछोला तो है जगमग, कि वहां पे बहुत सुकून है और मैं चाहूंगा कि मैं बस वहां बैठ जाऊं, महाराणा साहब तो मुझे परमिशन दे देंगे, और वहां बैठ के और लिखूं और केवल लिखूं और कुछ नहीं करूं। पर काश मेरे पास ऐसा समय होता। तो मैंने सोचू जब इसने बाद में जाके कई सालों बाद अपने 1800 कब लिखी है पहली बार, 29 में पहली वॉल्यूम लिखी है। मैं सोचती हूँ कि वहां की ठंड और बारिश में बैठ के एक छोटे कमरे में आग जल रही है लिखा होगा, तो शायद उनका जो मन है वो उसी पिचोला झील के द्वीप पे होगा, क्योंकि वही चीजें उनके साथ। और जैसा आप बता रहे थे, मैं कह रही थी ना, ये एक इतिहासकार था, कोई इतिहास की ट्रेनिंग नहीं थी, कोई पुस्तक भी मुश्किल से मिली होगी। इसने नक्शे बनाए, इन्होंने नक्शे बनाए। जितनी ट्रेनिंग किसी को दे दी जाती है ना, लो भाई ये है कलम, ये है ये लाइनें खींचो, गणित करो, बनाओ। भूगोल कहते हैं, मैंने कहीं कहीं और वो शब्द यूज करा है इकोलॉजी, जो वर्तमान में हम लोग पर्यावरण के लिए यूज करते हैं। कहते हैं मैंने एक दो जगह इकोलॉजिकल वो भी बोले हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन तो हमारा शब्द है, लेकिन उसमें टिप्पणी करी है, और वो हो सकता है गलत हो क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। कहते हैं मैंने खनिज के बारे में भी बोला है, अब मेरी जानकारी नहीं है लेकिन मैंने बोला है। तो एक जिज्ञासु ने आकर राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया, और मुझे लगता है कि उनके आखिरी क्षण में अगर कुछ रहा होगा, ये तो अनुमान है मेरा, तो वो यहीं की मिट्टी, यहीं की खुशबू, यहीं की आबो हवा रही होगी। अब इसके बाद क्या हम इनके बारे में सोचना चाहेंगे, वो फाइनल शब्द मैं नहीं बोलूंगी। अब आप लोग, आपको जो असल टॉट समझ आया, और जितना आप और जानना चाहोगे आप जानकारी लो और आप अपने निष्कर्ष पे पहुंचो। वो ही किसी के लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होती है कि हम अपने विवेक से किस नतीजे पे पहुंचते हैं। और रणवीर सिंह जी में हमेशा यही करते हैं, इनका जो एक बोलने का जो तरीका है वो आपको तथ्य दे देते हैं। अब सोचो, तो मुझे यहाँ बुला के आपने बहुत एक आदर सम्मान दिया है, उसके सर आप और आप यहाँ पधारे, मेरे लिए बहुत गौरव